हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आए हूँ आपके लिए फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपके सेटअप एग्जाम में पूछा जा चुका, आप इसे देख सकते हैं। देखो यहाँ पर सेटअप एग्जामिनेशन 2024। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सेटअप एग्जाम में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होते हैं उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं और इसी टाइप में आते हैं, इसी तरह बनावट में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बढ़िया तरह से देख लेते हैं तो आपको 100% 5 से 6 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आपको लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। तो आपको इसको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट ऑब्जेक्टिव को क्लियर करूंगा और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है मैं उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिख कर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा था, ठीक है ना, सेटअप एग्जाम में। कहता है इसमें माय डियर कि आवेशी संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना है। सम ऑफ टोटल चार्ज ऑन टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। देखिए आपको पता होगा कि दो प्लेट होता है, एक कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक प्लस एक माइनस से जुटा रहता है। तो अगर इस पर पूरा प्लस चार्ज होगा तो इस पर पूरा माइनस चार्ज होगा, तो जितना ये चार्ज होता है उतना यही भी चार्ज होता है ना, लेकिन ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो परिमाण तो सेम होता है लेकिन माइनस प्लस होता है। तो जोड़ोगे दोनों को तो जैसे प्लस में 4 कूलम, माइनस में 4 कूलम जोड़ोगे तो जीरो ना आएगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या पूछा था एग्जाम में कि वैद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। देखिए निरक्षीय रेखा पर कह रहा इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फार्मूला जीरो होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जीरो होता है ना, इक्वा पोटेंशियल पर आपका जीरो होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें कर रखा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगा। देखिए आपको पता है ही बराबर 100 वोल्ट है ना। चलिए, और आपका एनर्जी यू बराबर दे रखा है 1 जूल। तो आपसे पूछा कैपेसिटर सी की वैल्यू क्या होगा, संधारित्र की वैल्यू पूछा। तो आपको पता है कि एनर्जी बराबर सूत्र होता है हाफ सी भी स्क्वायर। तो यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालिएगा तो 2u बटा भी स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है u की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख के तिरछा तिरछी गुने गया तो कितना आएगा 2a ना आएगा। और बटा में ये भी स्क्वायर जाएगा, c का मान निकाल रहे हैं तो इस हिसाब से भी, तो भी कितना 100, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 400, 10 की पावर 4। तो यहाँ पर लिखिएगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4, यानी कि 2 गुने 10 की पावर माइनस में 4, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतना फ्राइड होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा आपका बोल रखा क्या, चौथा बोल रखा कि प्लस में 10 माइक्रोकूलम और माइनस में 10 माइक्रोकूलम को दो बिंदु आवेश वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। देखो दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक प्लस में एक माइनस में है और दोनों चार्ज को 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया एयर मीडियम में, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है कि इक्वा पोटेंशियल एनर्जी बराबर यू बराबर सूत्र होता है जब दो चार्ज हो तो के होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, बटा में आर स्क्वायर हो, आर खाली होता है ना। तो यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू दे रहा था। Q1 कितना प्लस में 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर प्लस में आपको 10 माइक्रोकूलम माइक्रो की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 10 के पावर -6, तो यहाँ होगा 10 के पावर -5। तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा के की वैल्यू कितना रखिएगा 9 गुने 10 के पावर 9, इतना रखोगे है ना। उसके बाद Q1 की जगह रखोगे कितना, चेंज करके आएगा Q1 की वैल्यू कितना 10 के पावर -5 कूलम। यहाँ पर माइनस में 5 कूलम, ये हो गया माइनस में आएगा 10 के पावर -5 कूलम। याद रखिएगा ये प्लस में था प्लस में रखिएगा, ये माइनस में तो माइनस में रखिएगा और जाकर और 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा और फिर इस फार्मूला पर रखिएगा तो आपका माइनस में आंसर आएगा ना, क्योंकि प्लस में एक माइनस में था। राइट आंसर आपका आएगा सी आएगा -2.25 जूल। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, मैंने फार्मूला बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 में है, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है 6 में कि 1 वोल्ट यानी कि V बराबर दे रखा 1 वोल्ट है ना, V बराबर दे रखा 1 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर ऊर्जा कितना होगा, तो ऊर्जा बराबर होता है U बराबर होता है आपका इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1 रखोगे तो 1 ही इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आगे आपका 7वां क्वेश्चन का रखा है कि यदि किसी समांतर पट्टी धारित्र के प्लेट को बीच में वायु को हटाकर, माने वायु की जगह के अपेक्षित विद्युतशीलता वाला कोई माध्यम को रखा जाता है तो संधारिता क्या होगा। देखिए जब दो प्लेट के बीच में
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अगर एयर होगा तो उस कंडीशन में आपका जो कैपेसिटी का जो सूत्र होता है ना, जो आपके कैपेसिटी का जो सूत्र होता है वो आपका होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये होता है कि नहीं, आपको पता होगा, ये होता है अपॉन में डी। लेकिन अगर दोनों प्लेट के बीच में कोई माध्यम भरा हो, जैसे मीडियम को डाल देते हैं, ठीक है, तो मीडियम डाल देंगे तो आपका सी बराबर आ जाएगा के खाली गुना हो जाएगा उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, उसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता से गुना हो जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। तो क्या हुआ, के टाइम्स पहले की तुलना में बढ़ गया ना, हवा के में पहले खाली ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, लेकिन कोई मीडियम डाल देंगे तो के गुना से गुना कर दो तो के गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। देखिए वोल्ट मीटर इनवर्स बोल रखा, माने वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर मीटर आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में एक रिलेशन होता है माइनस में डी बी बटा डी आर, पता होगा आपको। तो ये भी मैंने वोल्ट पर मीटर, ये डिस्टेंस है ना, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। लेकिन कभी कभी खाली वोल्ट इंटू मीटर रहेगा, तो अगर वोल्ट मीटर रहेगा तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना। लेकिन अगर ये वोल्ट पर मीटर है तो आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर रखा है कि एक किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी। देखिए चालकता बराबर सिग्मा बराबर होता है 1/r, आपको पता है, तो r दे रखा है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/500, अब 500 से 1 में भागा दीजिएगा तो 0.002 ओम इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ होगा ना, 500 ओम तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स होगा, 9 का ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत कितना पर बदल जाएगा। देखिए जब अगर आप तांबे की लंबाई को खींचकर 1% बढ़ा दीजिएगा, देखिए तांबा का जो तार है, चाहे किसी चीज़ का भी तार क्यों ना हो, आप लंबाई को बढ़ा दो, है ना, तो बढ़ा दोगे तो उसका आयतन तो उतना ही नहीं रहेगा, आयतन तो सेम रहने वाला है, यानी कि खींचने के बाद और खींचने के पहले मटेरियल उतना ही रहेगा, आयतन सेम रहेगा। तो आयतन सेम रहेगा तो यहाँ पर ही ए गुने एल, है ना, खींचने के पहले मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था ताड़ का और लंबाई एल था, तो आयतन हो जाएगा ए गुने एल, और खींचने के बाद हो जाएगा ए डैश एल डैश के बराबर, ये भी अभी भी बराबर ही रहेंगे, क्लियर है ना। तो नया प्रतिरोध कितना प्रतिशत होगा, तो एक बात बताते हैं आपको, इस तरह से फार्मूला का इस्तेमाल करना है, फिर आपको लिखना है रो बराबर होता है, रो बराबर नहीं समझो, आर बराबर लिखो। आर बराबर क्या होगा, अगर यहाँ रो बराबर आपका होता है आर ए बटा एल ये होता है, तो यहाँ से अगर रो तो बराबर ही रहेगा, तो रो बराबर रो दोनों को बराबर कर दोगे, तो इस हिसाब से लिखोगे शुरू में आर ए बटा एल, फिर बाद में लिखोगे, बाद वाला लिखोगे क्या लिखोगे, आर डैश ए डैश बटा में एल डैश, बोलो इस लिखोगे, और इस दोनों को बराबर करके, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो और उस पर पुट कर दो, फिर पुट करने के बाद आपका सारा निकालना पड़ेगा। तो निकालने के बाद आपका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पर ही परसेंटेज में फिर देखना कि कितना परसेंट वृद्धि हो रहा, फिर जो आपका एल डैश की वैल्यू जो निकलेगा, एल डैश भी निकलना है, खींचकर लंबा ना कर देते हैं, एल था तो एल डैश था कितना लंबा, 1% था, कितना कर दोगे, मान लेते पहले एल था 1% लंबा करते, एल डैश बराबर एल प्लस, है ना, एल प्लस एल गुने 1/100 हो जाएगा, यानी कि 101 एल बटा 100, ये आपका एल डैश की वैल्यू। तो एल डैश की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे जिसमें हम बताए थे, फिर मिला जुला के आपका 2% राइट आ जाएगा, ठीक है ना, बस इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है, सबको पता है कि 1.6 गुने 10⁻⁹ जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाहिक चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, देखिए दो जब समांतर तार होता है इस तरह से पैरेलल और दोनों में करंट की दिशा सेम डायरेक्शन में रहा है, ये I1 और ऊपर से जा रहा है I2, है ना, तो इसमें I1 जा रहा है, इसमें जा रहा है I2 जा रहा है, ठीक है। तो ये दो तार पैरेलल है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा तो विकर्षण बल लगेगा। वो बल लगता कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बल लगता है प्रति इकाई लंबाई पर, यानी कि लंबाई नीचे रहेगा तब वो आपका हो जाएगा μ0/2 पाई
ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुने I1 गुने I2 बटा R, ये होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर 2 ऊपरे से गुना करते हैं और 2 नीचे से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई, और इसकी वैल्यू होता है 10 के पावर -7, और ये I1 I2 बटा R रह जाएगा। तो 2I1 I2 बटा R इंटू 10 के पावर -7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौ चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, तो 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन में डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जाएगा बच्चों, ठीक है। कहता पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है ना। नमन कोण पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर, देखो ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, और जैसे तुम ध्रुव से तुम इक्वेटर की तरफ जाओगे, विषुवत रेखा की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर आपका नमन कोण की वैल्यू घटते जाता है ना, याद रखिएगा। क्योंकि इक्वेटर पर अगर पूछ देगा नमन कोण तो 0 डिग्री, लेकिन ध्रुव पर 90 डिग्री मारिएगा, ठीक है ना। 14 के यहाँ पर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि डोमन किस पदार्थ से बने होते हैं। देखो डोमन का मतलब होता है कि ऑलरेडी उसकी सजा हुआ रेंज, जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को डोमेन्स बोलते हैं, है ना, जो इस तरह से मटेरियल के अंदर सजे होते हैं। बात समझ आए। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर डोमेन्स ऑलरेडी पहले से ही सजे होते हैं, तो ज़्यादातर डोमेन्स जो होते हैं ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पाए, ऐसे तो सारा में पाया जाता है, लेकिन किस पदार्थ से बने होते हैं तो वो है फेरोमेन। तो आपका बी बिल्कुल राइट चल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैं फिर से बताता हूँ, बी द राइट हो जाएगा। इसमें करा है आगे इसमें कि द लाइन ज्वाइनिंग प्लेस हैविंग द सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आर कॉल्ड। देखिए जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे आइसोगोनिक लाइंस कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 के 17 के कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर घट जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जब घट जाएगा तो सुई में जो चुंबकीय सुई में यानी मैग्नेटिक नीडल में जो क्या डिफ्लेक्शन आएगा वो थोड़ा धीरे होगा, और जब डिफ्लेक्शन जब धीरे धीरे होने लगेगा तो टाइम बढ़ना जाएगा। यानी कि टाइम पूछा है, अगर डिफ्लेक्शन पूछता, देखो ध्यान समझिए, 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़ता है ध्यान से, तब जाकर आंसर आता है राइट। अंथाई मार दोगे तो एक को नहीं गलती सही जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटा दोगे तो उसके पास में जो मैग्नेटिक नीडल रखा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी तो घट ही जाएगा। तो अगर पूछता कि चुंबकीय सुई का विक्षेपण क्या होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने से घट जाएगा और बढ़ाने से बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि करा मैग्नेटिक फील्ड को घटावेंगे तो डिफ्लेक्शन तो घट ही जाएगा, लेकिन उस डिफ्लेक्शन की आवर्तकाल तो बढ़ जाएगा ना। जब धीमे होने लगेगा तो समय तो बढ़ने जाएगा, स्पीड ज़्यादा रहता तब ना समय घटता। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ जाता, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। इतना समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सुई के टाइम पीरियड के डिफ्लेक्शन करने के टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। और उसकी फ्रिक्वेंसी अगर पूछेगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितना होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड तो फ्रिक्वेंसी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिफ्लेक्शन की फ्रिक्वेंसी उतना ज़्यादा हो जाएगा, बात समझा, लेकिन उसके आवर्तकाल कम जाएगा। उल्टा होता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं अपने कोचिंग में बच्चों को भी पढ़ाते रहता हूँ, आप भी इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक जो बार मैग्नेट होता है ना, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल, तो पोल को मिलाने वाला को मैग्नेटिकल लेंथ बोलते हैं LM, चुंबकीय लंबाई। लेकिन जो लास्ट छोर है, छोरवा को मिलाने वाला को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, LG बोलते हैं। तब बताओ LG बड़ा होगा कि LM बड़ा होगा। ऑफकोर्स LG, क्योंकि छोर से मिला हुआ और ये अंदर से मिला हुआ है LM, तो LG बड़ा होगा। तो LG बड़ा होगा, LM बराबर छोटा होगा। अब तुम ही बताओ, LM को बड़ा करने के लिए इसमें बड़ा अंक होगा और LG तो पहले से बड़ा था, इसमें छोटा अंक होगा। तो 5 LG बराबर 6 LM होता है। तो यहाँ से LM की वैल्यू निकालोगे तो 6 बटा में चल जाएगा, तो 5/6 LG आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। कहता एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है। देखो आपको पता होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जैसे यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो इस बोर्ड इस कॉपी के या फिर इस पेज के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे इस कलर के यहाँ चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जैसे अंदर में जाएगा तो इस सर्कुलर मोशन करेगा,
तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका जो रेडियस के जो सूत्र होता है वो होता है एम वी बटा क्यू इंटू वी है। तो ये रेडियस जो है वो एम वी माने मोमेंटम यानी कि संवेग, तो इस संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस तरह से रेडियस जब सर्कुलर पाथ करने लगता है, आपको पता है कि जब एक आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर यानी लंबवत मोशन करता है तो वृत्ताकार पथ में मोशन करना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन में उसकी त्रिज्या जो बनेगी वृत्ताकार पथ का उसकी संवेग के समानुपाती होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? देखो ये ध्वनि नहीं है ना, ये आपकी ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने का, ठीक ना। देखो रो मत पगली है ना, रो मत पगली आई लव यू, ठीक ना। तू एक्स हम वाई, आर समझना रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, और लव से समझना विजुअल लाइट है ना। एल से होता है ना लाइट, विजुअल लाइट, और वी से वायलेट यानी कि आई लव यू ना अल्ट्रा वायलेंट, ठीक है ना। और एक्स का मतलब एक्सरे और वाई का मतलब समझना गामा। ये 7 वो तुम्हारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब इसमें से बताओ हमने कहीं ध्वनि साउंड वेव बोले नहीं, तो मतलब ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है किधर? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण जाएगा तो मुड़ेगा, इस घटना को अपवर्तन कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए ऑप्टिकल फाइबर किस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें किस तरह का? देखो एक प्रकार की ट्रांसमिशन ये लाइन है, हम लोग लार्ज अमाउंट में डाटा को हाई स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भेज सकते हैं। और ये वेव गाइड भी करता है। वेव गाइड करने का मतलब ये एक लचीला होता है, जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में मोड़ भी सकते हैं, ये आसानी से जा भी सकता है ना। ये वेव को भी ले जाने का काम करता है और डाटा को भी ट्रांसमिट करता है। तो ये दोनों होगा, यानी कि इसमें जो राइट आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस, देखो दो अभिसारी लेंस इस तरह से ऐसे और दोनों को जोड़ा गया है और प्रत्येक की जो फोकस हुई f है और इसका भी f है, तो जोड़ने से जब एक ही लेंस नहीं बनेगा, तो जोड़ने के बाद जो एक लेंस बनेगा इन दोनों में से प्रत्येक लेंस के आधा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान संयोजन के में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है? यानी कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो लंबाई होता है वो आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ के सम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश देखिए किसकी वजह से वो कारण दिखाता है, मतलब प्रकाश का रंग अलग अलग उसमें है कि नहीं, सातों रंग वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की वजह से होता है, अलग अलग उसकी आवृत्ति की वजह से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। ठीक है। आगे कहता है कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? देखिए विचलन कोण डेल्टा बराबर आपका म्यू -1 इंटू ए ही होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कौन सी सोर्स होगा? देखिए वो पॉइंट सोर्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है और ये बिंदु स्रोत से लाइट निकल रहा है, इस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी दूर जाएगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी, है ना। देखो जैसे जैसे लाइट दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी घटते जाएगा, इस बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है 28 का कि किस धातु का प्रकाशीय विद्युत कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन जो होता है किसका सबसे कम होता है, मिनिमम? तो आपको याद रखें सोडियम का होता है। ठीक है, सबसे कम। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा के, देखिए हम अभी जस्ट बताया था जो आपका एंगल ऑफ डीप होता है वो ध्रुव से पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो घटेगा ना। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट होगा और घटते घटते फिर जीरो हो जाएगा। 30 का कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होने का कारण क्या? बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होने का कारण क्या? तो चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बी बटा ई का मात्रा क्या होगा? देखिए जब ई बटा बी होता है तो वो स्पीड देता है, स्पीड ऑफ लाइट। जब मैक्सिमम रहेगा तब ई नॉट बटा बी नॉट। तो जब ई बटा बी नॉट स्पीड है तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब बी बटा ई कर देंगे तो मात्रक चेंज होगा, सेकेंड पर मीटर हो जाएगा ना, यानी कि मीटर ऊपर जाएगा तो सेकेंड मीटर इनवर्स, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
32 का कह रहा है कि किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। देखो कोई एक मटेरियल है, मीडियम है, वो स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, वो है आपकी इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी तो उसमें स्पीड भी उसका अलग अलग होगा, उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और उस माध्यम के उस मीडियम की परमिटिविटी पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। 34 में देखिए, फटाफट सारा क्वेश्चन का आंसर हम दे देता हूँ, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है माय डियर। करा एक लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r है, समान है तथा लेंस की माध्यम का अपर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। आप लेंस मेकर फार्मूला पढ़े होंगे। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है μ-1, है ना, और इंटू में यहाँ पर होता है 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें करा r समान है, यानी r1 बराबर भी r होगा और r2 बराबर भी r होगा, लेकिन r2 नेगेटिव होगा क्योंकि दूसरा का सरफेस है, जैसी लेंस है ना। तो ये होगा पहल का सरफेस, तो ये पॉजिटिव लेंगे इधर पट्टी r, और दूसरा का सरफेस तो इधर पट्टी नेगेटिव नहीं होगा, तो r2 नेगेटिव होगा, पुट करिएगा तो 1/r तो 2/r, और इसमें से ये वाला घटाइएगा तो 1.5, यानी कि आपका फाइनल आएगा 1/f बराबर 0.5 गुने 2/r। इसको हटाइए तो नीचे 10, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, यानी f बराबर खाली r आएगा, तो एक बार प्लस में आएगा, है ना। और जब आप r दोनों नेगेटिव लीजिएगा तो माइनस में 2/r आएगा, तो माइनस में एक बार r आएगा, तो इस हिसाब से आपका f बराबर प्लस माइनस r दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस को साथ में रखेंगे। तो जब दो लेंस है जिसका अलग अलग डायोप्टर है, इसका दे रखा है P1 दे रखा है 2 और इसका P2 दे रखा है -3.5। अब जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, जोड़ोगे तो एक नया बनेगा ना लेंस, उसका पावर क्या होगा, तो जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो घट जाएगा ना, तो -1.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आसान क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए, खगोलीय दूरदर्शक के लिए क्या आवश्यक है, देखिए आपको पता होगा कि जो टेलीस्कोप होता है उस टेलीस्कोप में जो शुरू वाला जो लेंस होता है वो लास्ट वाले लेंस से बड़ा होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो इसकी फोकल लेंथ भी तो बड़ा होगा आईपीएस लेंस से, तो आपका बड़ी फोकस लंबाई होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, आपको सबको पता है, -VO/UO 1+D/Fe। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि व्हेन लेंथ ऑफ द ट्यूब माइक्रोस्कोप इंक्रीज देन द मैग्नीफाइंग पावर। देखो माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होता है ट्यूब उसको हम बढ़ा देंगे, एल की वैल्यू हम बढ़ावेंगे तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि जो रेले का नियम है वो 1/λ का पावर 4 पर नियम पर पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। विनाशकारी जो व्यतिकरण है जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है उसके लिए पथ डिफरेंस होता है 2n+1 λ/2। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंग की तीव्रता 9:4 है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। देखिए I बराबर होता है I1 + I2 और 2√I1 अब I2, उसके बाद होता है cos 5, है ना। अब बताओ मैक्सिमम निकालने के लिए अधिकतम निकालने के लिए cos 5 वैल्यू 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 रखोगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। लेकिन सवाल है यहाँ के तीव्रता तो देल है, I1 I2 की वैल्यू तो देला, I1 9 ये कितना दे रखा है 4, तो यहाँ रखोगे तो 9 कितना हो गया 13, और यहाँ पर रखोगे 9 का स्क्वायर 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 4 13,
और यहाँ पर हो जाएगा गुना हो रहा है ना, तो 9 चौको 36, तो 6 दूनी 12, 12 और 13 पे इसको सोल्यूशन करोगे तो आई मैक्सिमम के लिए निकल के आएगा कितना आपका आएगा 13 यहाँ आया, और यहाँ आपका 12 आया तो 25 आएगा। लेकिन मिनिमम के लिए तो 5 की वैल्यू -1 होना चाहिए, तो -1 रखोगे तो कितना होगा 12 और यहाँ 13, तो 13 में से 12 गया तो -1 बचेगा। अब एगो 25 आएगा मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए 1, तब 25:1 आएगा कि नहीं, रेशियो करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25:1। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे एक वर्णी प्रकाश है। देखिए आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सर्च का सबसे अच्छा एग्जांपल है लेजर। लेजर इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सर्च। देखिए प्रकाश की किरण तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना। देखिए जब किसी भी किनारे से होकर टकरा का प्रकाश शैडो रीजन में चला जाता है किनारे से, तो इस घटना को कहा जाता है डियर डिफ्रैक्शन, है ना। बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैथोड किरण कैसा होता है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन की जैसा नेगेटिवली ना, इतना तो आसान है जी। देखो थॉमसन विधि हमें क्या देता है, देखो थॉमसन विधि हमें ये बताता है विशिष्ट आवेश की वैल्यू। विशिष्ट आवेश कैसे निकलता है, हाँ स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन बटा उसकी मास, तो आवेश बटा मास के बारे में बताया था थॉमसन विधि। तो इलेक्ट्रॉन की आवेश और द्रव्यमान के अनुपात है ये, और इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश, जो है 1.8 × 10⁻11 माइनस मैंने प्लस में 11 कूलम पर kg होता है, याद रखिएगा, जिससे पता चला था विशिष्ट आवेश की वैल्यू, है ना। चलिए जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 46 का क्वेश्चन क्या कहता है जी, ऊर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए आप कह रहे एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स डिपेंड, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड इंटेंसिटी पर करता है कि कितना नंबर ऑफ फोटोन बाहर निकलेगा, लेकिन वो थोड़ी पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी बराबर होता है h × न्यू मैंने फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड किया कि नहीं। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं फ्रीक्वेंसी, तो अगर मैं एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी पर तो होता है c/λ, यानी कि लेमदा पर भी डिपेंड करता है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लांक स्थान के विमाई सूत्र क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि मात्रा किसका जूल सेकेंड होता है, तो आप जूल सेकेंड से विमाई सूत्र निकाल सकते हो। जूल का विमाई होता है ml² T⁻², है ना, और सेकेंड का होता है टी, तो वो कट जाएगा ना, तो आ जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कौन आवेश रहित, किस पर चार्ज नहीं, चार्जलेस पार्टिकल कौन है, फोटोन, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल है ये। आगे कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है, 1/137, आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का देखिए, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होता है, इन एनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होता है परमाणु संख्या के, उस तत्व के परमाणु संख्या के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। महत्तम वेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है, गामा का, डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो फंडामेंटल नहीं है, देखिए आइटम के 3 ही पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अल्फा थोड़ी ना है, अल्फा का राइट हो जाएगा, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, मौलिक कण नहीं है परमाणु का। सबसे स्थायी कौन सा न्यूक्लियाई है, तो आपका ऑप्शन डी आयरन, जो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। आगे इसमें बोला कि डायोड का उपयोग किस में किया जाता है, तो डायोड का उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर में। देखिए रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और एसी को बनाने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पीएन जंक्शन में होते हैं, क्या होते हैं, देखिए पीएन जंक्शन बनता है 2 प्रकार के अलग अलग सेमीकंडक्टर से, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 सेमीकंडक्टर जंक्शन है ये। 56 का कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाला, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी वाले इनपुट है, ठीक है, एक रेक्टिफिकेशन में, हाफ रेक्टिफिकेशन में, तो उसका आउटपुट कितना होगा। देखिए जब हाफ रेक्टिफिकेशन की बात करेगा तो जितना इनपुट फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगा। अगर 50 हर्ट्ज बोला है तो 50 आउटपुट भी होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में गलती से फुल वेव बोल दे, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आधा चक्कर में 50 हर्ट्ज, है ना,
तो फुल में भी 50, तब 50 50 100 हो जाएगा। अगर गलती से एग्जाम में यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर कहेगा या रेक्टिफिकेशन कहेगा तो आउटपुट जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो 100 मिलेगी, लेकिन हाफ क्वेश्चन पूछा है हमारा तो यहाँ पर आपका 50 ही रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए और का मतलब होता है जोड़, तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा वाई, है ना, लेकिन नॉर एन लग जाने से उस पर बार आ जाता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर कितना होगा 15 का, तो आपका सी कैसे निकलेगा सर, तो 15 को 2 से भागा दो, तो 2 से भागा दोगे तो 2 7 14, 1 से एस पर आएगा, फिर 2 से 2 3 6, है ना, फिर 1 से एस पर आएगा, फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2, फिर देख 1 1 1 1 आएगा ना, तो इस तरह से आपका डी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टीबी की प्रसार के लिए फ्रिक्वेंसी रेंज कितना होता है, याद रखिएगा। देखो बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन देखिए हमेशा याद रखिएगा ना, मेगा में याद रखिएगा, मेगा मेगा में याद रखिएगा, किलो में नहीं रखिएगा, ये गलत आपका चला जाएगा। आपको 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर, है ना, 300 मेगा हर्ट्ज तक होता है टीबी का फ्रिक्वेंसी। टीबी का फ्रिक्वेंसी मेगा, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप कैसे याद रखिएगा सर, तो ध्यान से अगर आप देखते हैं इसमें, तो इसमें देखो ये एम की जैसा लिखा हुआ है, इस तरह से, इससे ऐसे, है ना, एन की तरह लिखा है ना, तो एन की तरह लिखा है, इसको मतलब ये ऐसे नीचे को कर दो, सॉरी, देखो देखो हम बताते हैं, देखो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एम की जैसा है, टी ऐसे 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 एम, मान लो एम के जैसा है, तो यही वाला याद रखिएगा, ठीक है, समझे। नेक्स्ट चलते हैं, 60 का बताइए कौन सा होगा, 60 का ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जब दो पतले लेंस है जिसकी फोकस दूरी f1 है और एक दूसरे को दो दूरी पर रखा जाता है, देखो दो लेंस ऐसे और दोनों को एक दूसरे के डी दूरी पर रखा जा रहा है, इसकी फोकल लेंथ भी f1 है और इसका f2 है, तो दोनों को मिलाने से जो समतुल्य फोकस दूरी होता है वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, f बराबर f1 f2 बटा f1 प्लस f2 माइनस डी, ठीक है। ये सब सिद्ध होता है, ये सब एग्जाम में पूछा भी है सब्जेक्टिव में। यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या को बढ़ा दी जाती है तो इसकी शुद्धता घट जाएगी। देखो संख्या को बढ़ाने से शुद्धता घट जाती है, अगर कम करिएगा तब उसकी शुद्धता बढ़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 52 में क्या, बोर साहब का एक नियम है, आप पढ़े होंगे, क्या कहता है उसमें कि h/2 के n गुना होता है, जहाँ n नंबर ऑफ क्या है ऑर्बिट है, जो कि आपका यहाँ पर पूर्णांक संख्या हो सकता है 1 2 3 4 5, और यही है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, देखो इंटीग्रल मल्टीपल माने n h/2 होता है, यही तो नियम है। अब बोर साहब के ऑर्बिट में पढ़े होंगे ये आइटम्स चैप्टर में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, देखो सोलर स्पेक्ट्रम प्रकार की लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन ऑब्जर्वेशन, पूरा अगर नाम देखा जाए तो लाइन ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पर बोला जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे। चलिए देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर विभवांतर, देखो धारा आई है, वोल्ट भी है और कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस फाई है, तो वाट ही नहीं यानी कि वाटलेस करंट का घटक क्या है कंपोनेंट का, तो आपको पता है साइन फाई वाला होगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 62 में कहा आदर्श एमीटर के आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है 0 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति यानी कि सस्टेबिलिटी ऑफ पैरामेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, ये जो होता है कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, नियत रहता है, बदलता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 67 के कह रहा है कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन की आवेश इतना है, चार्ज है, तो प्रति सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, n बराबर होता है Q/E, है ना, और Q माने कुलाम, तो कुलाम कितना दे रखा है, इतना दे रखा है कि नहीं, तो जब कुलाम इतना दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, तो उससे अगर तुम भागा दोगे, इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश दे रखा है ना, और आपको ये समय दे रखा है, तो Q बराबर क्या होगा, देखो धारा बराबर Q बराबर IT होता है ना, तो करंट हो जाएगा 1 और टाइम भी करा 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड में 1 सेकेंड, तो 1 कुलाम, तो यहाँ पर 1/E और E के वैल्यू पुट करिएगा ये वाला, तो आपका आएगा 6.25 × 10⁻18। सिंपल भाषा में बोल दूँ, 1 कुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट 68 का राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क बराबर M × B, जहाँ M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 59 का देखिए। देखिए रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धवायु कितना है, 1600 वर्ष है। तो इसकी मध्य आयु कितनी होगी, इसका मध्य आयु हो जाएगी 2309 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 70 का, प्रकाशीय तंतु की बैंड चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 100 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मैंने 70 ऑब्जेक्टिव आपको कराया और बताइए आपका कितना सही गया था। इसको हल्के में मत लीजिएगा, है ना, पूरा रट लीजिएगा। तो मिलेंगे आप सब्जेक्टिव के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।